तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। भाई जैसे अभी कल एसआई की जो वैकेंसी है उसकी तारीख अनाउंस होगी 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2026 को ये होने वाली है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको समय काफी मिल गया और इस समय का सदुपयोग करने से पहले आपको अपने मन में ये देखना है, अपनी स्ट्रेटेजी में देखना है कि अपने को काम कैसे करना है। तो उसी के लिए सबसे मेन होते हैं पीवाईक्यू, पिछली एज के क्वेश्चंस जो है वो मेन होते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि भाई क्या ट्रेंड चला और किस बुक से कहां से क्वेश्चन रेफर्स किए गए। तो उसी को लेकर जो पहला पेपर है जीके एंड जीएस, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर का। उस पहले पेपर का हम जो है वो पिछले 2021 की जो एसआई एग्जाम थी उसके जो पहला पेपर था तो पहले ही दिन है जो आयोजित हुआ था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और आप यहाँ देख रहे हैं इस थंबनेल में अच्छी तरह से यहाँ 2 स्टार लगे हुए, ये 2 स्टार आपका सपना है और इस 2 स्टार को प्राप्त करने के लिए अगले 8 महीने आपको अच्छी तरह से तपस्या करनी है। और उसकी शुरुआत जो है हम आज से कर रहे हैं इस पेपर डिस्कशन के साथ। तो सभी लोग जो है वो जुड़े रहे। तो शुरुआत करते हैं पिछले साल का पेपर। भाई देखो, ये तो आपके आ गई, क्या बोलते हैं, अनुक्रमणी का जो भी है इंस्ट्रक्शंस आ गए। ये आ गया आपका पहला पेपर। पहला क्वेश्चन था कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला ये वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा आसन नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता? अलगोजा, सतारा, मस्क और रवाज, 4 ऑप्शन थे। तो देखिए, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। और यहाँ पे जो एक वाद्य यंत्र आपको दिया गया ना, रवाज, इसमें क्या है, तार लगे होते हैं, ये तार को रब रब करके रगड़ करके फिर बजाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे था 4। ठीक है, आपका आंसर क्या था? 4। फिर दूसरा प्रश्न है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो था वो एक तरह से इस टाइप में था जैसे वो आप कह सकते हो मेरिट डाउन करने वाला, कि मेरिट को थोड़ा कम किया जाए। इन्होंने पूछा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। फिर आपको इतना लेवल थोड़ी याद रह पाता है कि भाई सदस्यता ली थी कि नहीं ली थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सभी के गलत होते हैं, इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। इसका आंसर जो था वो घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला था। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सभी के गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस लेवल पे इतनी तैयारी होती नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान कि उनकी राज्य में स्थिति से मिलान कीजिए। जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान थे, उनकी उनके राज्यों की अवस्थिति से मिलान करना था। पहला ऊपर नाम था कार्बेट। देखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा बी। अब इसमें देख लो आप, आपके ऑप्शंस में फर्स्ट में बी किसमें है? सिर्फ इसमें है, एक में ही है। तो आपका डायरेक्ट एक से ही आंसर निकल गया। अगर आपको और दूसरा नहीं आता है तो भी आपका एक से ही आंसर निकल जाएगा। वैसे आप याद करना चाहो तो कार्बेट है आपका उत्तराखंड में। उसके बाद में दूसरा आपका था कान्हा, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में तीसरा था गिर, गुजरात में। और उसके बाद में चौथा था बांदीपुर, जो बच गया किसमें? कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ एक क्वेश्चन से भी, एक ऑप्शन से भी आपका क्वेश्चन सही बैठ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट में चलते हैं कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखो, जूट सबसे ज्यादा कहां उत्पादित है? ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि भाई जूट जो है वो कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगला है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे। देखिए, कुछ समाचार पत्रों के नाम दिए गए आपको 4 के, और आपको ये कहा गया कि इन समाचार पत्रों में से महात्मा गांधी किससे संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरह से, महात्मा गांधी कौन से समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। उसकी बात यहाँ पे आपको पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, युगांतर। तो
ये जो 3 स्टार्ट वाले हैं ना, शुरू वाले ये जो 3 है, ये तो गांधी जी इनसे रिलेटेड थे, लेकिन जो युगांतर जो था ना वो 1817 में निकाला गया था कलकत्ता से। कहां से निकाला गया था? कलकत्ता से। और बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसको निकाला गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है कि भाई पिछली परीक्षाओं में किस टाइप से आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं छठे क्वेश्चन में। एकदम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करते करते बहुत लंबा समय हो जाएगा। छठा क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा शहर जो है वो कोटोनोपोलिस, सूती कपड़ों की राजधानी, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी जिसको कहते हैं कोटोनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध था, जहां सूती कपड़ा बहुत ज्यादा बनता था। तो भाई अंग्रेजों के रूप में मुंबई जो था वो 1 नंबर पे था, तो कोटोनोपोलिस जो है मुंबई आएगा। सूरत अगर कोई लिख रहा है तो वो गलत है। सूरत क्या है? गलत है। कोटोनोपोलिस के रूप में किसको जाना जाता था? मुंबई को जाना जाता था। फिर आगे चलते हैं। निम्न भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। अब आपको देखो भारत के रेलवे जोन दिए गए हैं और उनके सामने उनके मुख्यालय दिए गए हैं। अब आपको राजस्थान का तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि भाई उत्तरी पश्चिमी रेलवे जो है, अपना उत्तरी पश्चिमी रेलवे है वो राजस्थान में है और इसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे राजस्थान में है और उसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में है। तो आप यहां देखिए कि 3 में क्या आएगा? डी। अब इसमें देख लो 3 में डी किस में आ रहा है? ये लो 1 में ही आ रहा है। मतलब इतना इजी इन्होंने कर दिया इस पेपर को कि एक ऑप्शन से ही मिल रहा है कि राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, और उससे आपने मिलाया तो आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इस अनुसार हो गया। दक्षिण का मुख्यालय कहां हो गया? दक्षिण हो गया चेन्नई। फिर उसके बाद में मध्य का हो गया मुंबई। उसके बाद में उत्तर पश्चिम हो गया जयपुर और पूर्वी का हो गया कलकत्ता। बस एक ऑप्शन से ही आपका पूरा का पूरा मिला। सबसे पहले जो आपको आता है उसका ऑप्शन देख लीजिए, उसका ऑप्शन देखते ही आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा। तो कहीं आपको हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं। पेपर जब आप करते हो ना उस टाइम भी आप थोड़ा सा संयम रखें। नहीं आते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक ऑप्शन आ रहा है तो उस ऑप्शन से भी इस तरह से मिलान करने की कोशिश करें। 2 क्वेश्चन मिलान वाला है, जिम कॉर्बेट वाला आया, और यहाँ पर एक ही आया कौन सा? रेलवे वाला। दोनों एक एक ऑप्शन से ही मिल गए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 8वां नंबर, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? देखो औद्योगिक उपक्रमों के नाम दिए गए हैं, इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए। यह पूछा गया कि इनमें से भारत सरकार का कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा, सांबर साल्स लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज लिमिटेड जयपुर। आप जब पढ़ते हो ना इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले यही चीज पढ़ी जाती है कि सांबर साल्ट, मॉडर्न बेकरीज जयपुर, और आपका इंस्ट्रूमेंट रील जिसको कहते हैं ना राजस्थान इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा। ये 3 जो है वो सेंटर के उपक्रम है। लेकिन यहाँ पे एक चौथी फैक्ट्री दे रखी है गंगानगर शुगर मिल्स एंड लिमिटेड, जो कांच की बोतलें बनाती है। ठीक है, चीनी बनाती थी पहले, ये सारे काम करती है, शराब बनाने का काम करती है, डिस्टिलरी बनाती है। ये किसकी है? ये राजस्थान सरकार की। ये किसका है? ये राजस्थान का है। ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? 4 परियोजनाओं के नाम दे दिए और ये पूछा है कि इसमें डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना कौन सी है? किसकी? डूंगरपुर की। देखो कौन सी है। सबसे पहले पहला नाम है आपका पांचना। पांचना कहाँ की सिंचाई परियोजना है? तो पांचना तो करौली की है भाई। भद्रावती, अटा, माची और बरखेड़ा 4-5 नदियां पड़ती है, करौली की है। उसके बाद में सोम, कमला, अंबा, ये जो है ना अच्छी तरह से जानते हो, ये डूंगरपुर की है। जवाई जो है वो पाली की है, और सिद्धमुख जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ की। सारी योजनाओं के नाम आ गए। किस किस के? पांचना करौली की है, सोम, कमला, अंबा किसकी है? डूंगरपुर की है, जवाई पाली की है, और आपकी सिद्धमुख नोहर परियोजना जो है वो कहाँ की है? गंगानगर हनुमानगढ़ की है। तो अब आपको क्या पूछा था कि डूंगरपुर जिले की कौन सी है? तो आंसर नंबर 2 सही हो गया। आपका आंसर कौन सा सही हो गया? 2 नंबर से हो गया। सोम, कमला, अंबा परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की है। उसके बाद में 10वें क्वेश्चन में आते हैं
कि भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, ये यहाँ पे पूछा गया था। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन हम खुद ही करते हैं, तो नाम आएगा भाई इसमें राजस्थान। सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहां पे किया जाता है, राजस्थान में। अगर आपको इसका जिला पूछ लिया जाए, जिला, तो याद रखना है अपना नाम बीकानेर। ठीक है, और अगर आपको स्थान पूछ लिया जाए, खान पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो जामसर। कौन सी है, जामसर। तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, राजस्थान है, 1 नंबर है। दूसरी चीज, अगर आपको ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा ज्यादा उत्पादक जिला, तो बीकानेर। और सबसे बड़ी खान जो है वो जिप्सम की कौन सी है, जामसर है। जामसर जो है वो जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं आगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। ये किसका क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व भूगोल का, पर्वत दिए गए हैं और आगे जो है आपको मैच करना है। तो देखिए पिनाइन, ये कह रहा है पिनाइन इंग्लैंड में है, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में, अल्पेशियन ब्राजील में। और फिर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये जो 3 दे रखा भाई, पिनाइन ब्रिटेन में बता दिया, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में बता दिया और अल्पेशियन ब्राजील में बता दिया। इसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो अल्पेशियन पर्वतमाला जो है वो उत्तरी अमेरिका के जस्ट किधर पड़ती है, उत्तरी अमेरिका के जस्ट ये कह सकते हैं पूर्वी साइड में पड़ती है, जहां पे महान जो झील प्रदेश है उससे थोड़ा सा पूर्वी साइड में हमें दिखता है। तो अल्पेशियन जो है वो कहां पे है, उत्तरी अमेरिका में है। अल्पेशियन पर्वतमाला कहां पे है, उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ब्राजील दे रखा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बाकी दोनों आपके क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो आपका हो गया सही। ए और बी आपका सही हो जाएगा कि भाई पिनाइन जो है वो इंग्लैंड में है, दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड में है, लेकिन अल्पेशियन कहां पे है, ब्राजील में नहीं होकर उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए 7 जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों के जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो 7 महाद्वीपों के जो है वो पर्वत जो सर्वोच्च शिखर है वो आपको याद करने आवश्यक है। यहाँ पे पूछा यूरोप का कौन सा है, तो यूरोप का माउंट एल्ब्रुस है, 18,510 फीट। 18,510 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत जो है, सबसे बड़ी पर्वत चोटी, सबसे ऊंची हाईएस्ट जो है वो कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है, माउंट एल्ब्रुस। तो आपका आंसर 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर चलते हैं स्वेज नहर। देखो प्रश्न पूछ रहा है स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किस किस के बीच में जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, तो अंध महासागर से प्रशांत महासागर, लाल सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर और भूमध्य सागर से लाल सागर। तो अगर हम स्वेज नहर की बात करें, 1869 में स्वेज नहर बनी। ठीक है, 193 किलोमीटर लंबी है। 1869 में बनी, 193 किलोमीटर लंबी है। और ये जो है वो आपकी जोड़ती है, ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। वर्तमान में जो है ना मिस्र का इस पर आधिपत्य है, मिस्र का आधिपत्य है। किसके कंट्रोल में है, मिस्र के कंट्रोल में है। और फर्दिनेंद दे लासेप्स इसका इंजीनियर था, फर्दिनेंद दे लासेप्स। ठीक है, इसके निर्देशन में यह नहर बनी थी। तो 1869 में बनी, 193 किलोमीटर लंबी है, भूमध्य सागर से किसको जोड़ती है, लाल सागर को जोड़ती है, मिस्र के नियंत्रण में है। और फर्दिनेंद दे लासेप्स इसका इंजीनियर था। आपका आंसर हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, अब चलते हैं अगले 14 नंबर में। राजस्थान के खनिज संसाधनों का उनके उत्पादक स्थलों से मिलान कीजिए। उनके उत्पादक स्थलों से, देखिए राजस्थान के खनिज दे रखे हैं और सामने उनके उत्पादक स्थल दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग मिनरल सोर्सेज ऑफ राजस्थान एंड देयर प्रोडक्शन साइट्स। ठीक है,
तो सबसे पहला नाम इसमें क्या है, देखो सबसे पहला नाम इसमें है टंगस्टन। टंगस्टन को दुनिया जानती है, जो भी विद्यार्थी अध्ययन करता है उसको अच्छी तरह से पता है कि टंगस्टन जो है वो टंगस्टन निकाला जाता है राजस्थान में। किस जगह टंगस्टन निकाला जाता है? रेवत की पहाड़ी, रेवत की पहाड़ी। और ये कहां पड़ती है? डेगाना भाकरी, नागौर। डेगाना भाकरी कहां पे है? नागौर में। अब आपके टंगस्टन के आगे ऑप्शन क्या दे दिया? डेगाना। यानी फर्स्ट किससे मिलेगा? बी से मिलेगा। फर्स्ट किससे मिलेगा? बी से। अब ऑप्शन में बी देख लो, ऐसा कौन सा है जिसमें पहले में आपके क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो पहले में बी किस में आ रहा है? ये देखो, पहले में आ रहा है, एक में आ रहा है, पहले में बी। तो ये आपका आंसर यहीं से मैच हो जाएगा। टंगस्टन कहां मिलेगा? डेगाना में। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज बांसवाड़ा में मिलता है, नीलवाणी, पीपल कूट आदि जो स्थल है ना वहां पे। फिर तीसरा आता है तांबा। तो तांबा तो खेतड़ी में है, जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और उसके बाद में चौथा आता है आपका सीसा जस्ता, वो मिलता है जावर उदयपुर में। तो आपका आंसर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो गया। आंसर नंबर 1 जो है वो सही हो गया कि भाई टंगस्टन मिलता है डेगाना, रेवत की पहाड़ी। उसके बाद में मैग्नीज मिलता है लीलवानी, बांसवाड़ा में। उसके बाद में तांबा मिलता है खेतड़ी, सिंगाना में। और उसके बाद में चौथा है सीसा जस्ता, जो मिलता है आपका कहां पे? जावर उदयपुर में। तो ये 14 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। तो आपको इस तरह से बड़े ही इत्मीनान के साथ जो है बिल्कुल धैर्य रखते हुए और जो भी आ रहा है उसको मिलान करते हुए बिना नेगेटिव में जाते हुए काम करना है। ये आपको ये चीज पता चल रही है कि भाई इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का कितना वेटेज है, इंडियन हिस्ट्री का कितना है, करंट का कितना आएगा, ठीक है, मैथ का कितना आएगा। अगला 15 क्वेश्चन है कि विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? देखो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट 2002 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो, जोहान्सबर्ग और लंदन। रियो डी जेनेरियो, टोक्यो, जोहान्सबर्ग और लंदन। तो देखो सबसे पहले की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है वो 1992 में हुई थी। पहली अर्थ समिट कब हुई? 1992 में हुई थी। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। उन्नीस में स्टॉकहोम समिट हुई और उसके 20 साल बाद में उसके उपलक्ष्य में अर्थ समिट हुई 1992 में। और वो कहां पे हुई? वो हुई थी आपके रियो डो जेनेरियो। और रियो डो जेनेरियो कहां पे है? ब्राजील में, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ही कट जाएगा यहां से। तो बच गया कौन सा आपका? मेन जोहान्सबर्ग। कौन सा बच गया? जोहान्सबर्ग। 2002 वाली जो है, 92 वाली तो यहां होगी, यहाँ 97 में हुई और ये 2002 में हुई, ये 2012 में हुई। बस याद रखने वाली चीज, कोई नॉर्मल बात है, कोई विशेष नहीं। ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन है जो अपना इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है, अपना जो कंटेंट है उसमें से है। तो जितने भी समिट हुई पर्यावरण को बचाने के लिए उनमें है। तो 99 में तो रियो डी जेनेरियो में होगी, टोक्यो में 97 में होगी, जोहान्सबर्ग में 2002 में हुई। तो आपको यही पूछा था कि 2002 में कहा हुई, तो जोहान्सबर्ग आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है 16वां, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? देखो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठार क्या कहा जाता है? मेसा कहलाता है। ऑप्शन एक तो मेसा, एक बोराट, एक उड़िया और एक ही छप्पन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोराट। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो उठा हुआ क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? बोराट कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो तस्तरी नुमा बेसिन है उदयपुर का, उसको क्या कहते हैं? उसको गिरवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। ऑप्शन में देखा मेसा। मेसा कहां पे है? आपका चित्तौड़ में है, जिसमें चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। मेसा पठार पे क्या बना हुआ है? चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। उड़िया जो है वो कहां पे है? आबू में है। और एक बच गया आपका छप्पन। तो छप्पन कहां पे है? छप्पन आपका बाड़मेर में, बालोतरा सिवाना जो है वहां पे स्थित है छप्पन की पहाड़ियां। और छप्पन का मैदान कहा है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर जो है छप्पन का मैदान, माही नदी का और वो आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो छप्पन का मैदान कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? बोराट, ठीक है। अगला चलते हैं 17 में, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र
अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखो राजस्थान का मैप आप जो है ना अच्छी तरह से याद कर लो, अब मुझसे तो ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये आ गया आपका, ये तो मरुस्थली हो गया। अब यहां से देख लो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये किस क्षेत्र में है, ये यहाँ पे है, तो ए तो यहाँ पे है, चलो ठीक है। फिर जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही, यहाँ पे ये बी है। फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बाड़ा, यहाँ पे हो गया आपका सी। और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये हो गया आपका डी क्षेत्र। तो ये अरावली है, और अरावली के पास पास जस्ट पास वाला पश्चिमी भाग जैसे पाली, जालौर, सिरोही ये आते हैं उसके अंदर, वो स्टेपी प्रदेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्टेपी प्रदेश। तो आपका आंसर बी दो जो है वो सही हो गया कि जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो ना तो पूरा मरुस्थल है और ना ही जो है वो पहाड़ी एरिया, ये स्टेपी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो गया आपका दो, ठीक है। फिर चलते हैं कि भारत, अब देखो यहां तक तो राजस्थान आ गया। अब पॉलिटिकल साइड आ गई कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। अब प्रारूप समिति पढ़ते हैं, तो प्रारूप समिति का गठन बिल्कुल सीधी सी बात है 29 अगस्त 1947 को हुआ। 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। इसने जो है वो संविधान का प्रारूप बनाया था इस कमेटी। फिर आगे चलते हैं, अगला आ गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है। देखो किस चीज की बात रह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को के जो हाईकोर्ट है, राज्य के जो हाईकोर्ट है उनको क्या देता है, मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है। इट मीन्स आपको ये प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत व्यक्ति जो है वो मूल अधिकारों के लिए हाईकोर्ट जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। अगर यही सुप्रीम कोर्ट का पूछता तो इसमें आपका आता अनुच्छेद 32। भाई अपनी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अपनी जो क्लास चल रही है ना इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। आपका ये जो पेपर आ रहा है ना आपको बिल्कुल इजी लगेगी पॉलिटी। आप ये कहोगे कि पॉलिटी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल इजी। आप एक बार क्लास देखिए बस। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार बस हमारी पॉलिटी की क्लास देखें जो भी कंटिन्यू है, बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल चैनल और उस पर टेलीग्राम दोनों पे और अपने ऐप पे करवाए जा रहे, तो वहां से भी आप फ्री कंटेंट ले सकते हो। और आप एक बार, आपके पास पूरा समय है, आप अच्छी तरह से इत्मीनान से पॉलिटी पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ये लगेगा कि तो पॉलिटी बहुत ईजी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ हाईकोर्ट की बात पूछी गई है तो अनुच्छेद 226 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नागोया औद्योगिक प्रदेश है। ये पूछ रहा है नागोया किस जगह का औद्योगिक प्रदेश है, तो नागोया कहाँ का है, जापान का। नागोया कहाँ का औद्योगिक प्रदेश है, जापान का औद्योगिक प्रदेश है। देखिए पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं ना वो आपको ये बताते हैं कि एक तो रिपीट होने की संभावना रहती है, दूसरा ये होता है कि लेवल क्या रहता है, ट्यूशन कहां से आ रहे हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, अपनी तैयारी जो है उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, किस पार्ट का ज्यादा वेटेज है और किस पार्ट का कम वेटेज है, दोनों चीजें आपको इसमें पता चलती है। इसलिए आप इसको पूरा देखिए। इसमें यह मुझे आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आपको ये समझ में आए कि कौन सा पार्ट है जिसका ज्यादा वेटेज हो रहा है और कौन से का कम हो रहा है, हमें कहां से कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ भाई देखो फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। कि मंत्री परिषद की कितने, पहले क्या खूब मंत्री बना देते थे, तो फिक्स कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, देखो आपको यहाँ पे दे रखा 93, 89, 91
और 91 2002, 91 दो बार दिया आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें यह निर्धारित कर दिया गया कि मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा या विधानसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी। जैसे राजस्थान की अगर हम बात कर ले, आपको ये प्रश्न ऐसे घुमा दे कि राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो जितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं अपने 200 सीटें हैं और उनका 15%, यानी मात्र 30 मंत्री जो है हो सकते हैं, 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये राजस्थान की स्थिति है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि राजस्थान में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। और ये निर्धारित किसमें किया गया, ये किया गया आपके 91 अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91 जो है, जो 2003 में हुआ था उसमें। और यहां तक इन्होंने इसको थोड़ा टफ बना दिया, 91 में दो बार देके 2003 और 2 कर दिया साथ में, तो आदमी यहां भी कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए आपको संविधान संशोधन के साथ साथ संविधान की किस वर्ष हुआ वो भी याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है 22वां क्वेश्चन, ये भी पॉलिटिकल साइंस का। देखो पॉलिटी की कितनी वेटेज आ रहा है, आप देखिए ऐसा होगा तो एक बार हम सारे क्वेश्चन से पॉलिटी निकाल लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ये कह रहा है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें नहीं है? आपको, आप जब सिलेबस देखोगे ना तो आपके उसमें लिखा है 1909, 1935, 1919, ये तीनों एक्ट जो है ना वो आपके सिलेबस में लिखे हैं, एसआई के सिलेबस में, और वहीं से क्वेश्चन इन्होंने दिया। तो कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, बिल्कुल उसमें व्यवस्था थी कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित की जाएगी। उसके बाद में ये था कि भारतीय, अखिल भारतीय संघ, सभी को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। और एक था कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाएगी। और चौथा ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। नहीं, ऐसा नहीं है। 1909 का जो एक्ट था, 1919 का, सॉरी, 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हुई। इसलिए इन्होंने 1935 के एक्ट में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी, ठीक है, ये रहा प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करे, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये, प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो 1935 के एक्ट में नहीं करके किसमें किया गया था? 1919 के एक्ट में किया गया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा। अब देखो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? देखो, राज्य में विधान परिषद होती है, ठीक है, और केंद्र में राज्यसभा होती है, दोनों इक्वल होती है। यहाँ पूछा गया है कि कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, ठीक है, 170, 171, 172 और 173। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें, राज्य विधानमंडल जो है उसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिया गया 170, ठीक है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा, ठीक है। अब उस विधानमंडल में 2 सदन होंगे, कौन कौन से? एक होगा विधान परिषद बड़े वाला, दो सदन होंगे, एक विधान परिषद होगा और दूसरा होगा विधानसभा। देखो 170 में विधानमंडल का प्रावधान है, 171 में जो है वो विधान परिषद का समाधान है, 172 में इसका है, ठीक है, और 173 में जो है इसकी अवधि है। तो हो गया आपका क्लियर। भाई ये पूछ रहा था कि संविधान में विधान परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो किस में है? 171। आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, आपका उत्तर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं अनुच्छेद 24, फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आर्टिकल याद करने वाली बात है। निम्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट आपको दे रखा है, आपको बताना अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। देखो क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन और
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इनके अनुच्छेद बताने, कुल मिलाकर बात ही है। तो सबसे पहले देखो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं अपन, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान का एक अनुच्छेद मिलता है, वो आपके मिलता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में, इसका मतलब पहले में क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप यहाँ देख लो, पहले में 3 कहीं मिल रहा है, तो पहले में 3, ये देखो पहले में ही मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा। इसका मतलब आपका आंसर तो यही हो गया, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40, एक पता था आपको, आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा। इस तरह से मिलान कीजिए, जो पता है वो उसमें है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो 2 में है तो फिर सेकंड में जाइए। समान नागरिक संहिता, लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, अनुच्छेद 44, ठीक है। उस समय बहुत ज्यादा है, स्वाम्यवाद जो है वो उस समय प्रचलन में था, तो उस समय ये काफी प्रचलन में रहा था। कृषि और पशुपालन के लिए अनुच्छेद 48 है, गाय बछड़ों का वध नहीं किया जाएगा, ठीक है, नस्ल सुधार किए जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती है। और अनुच्छेद 50 है, उसमें लिखा है न्यायिक पालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, उसके बाद में आपका आता है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, उसके बाद में आता है आपका कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, और उसके बाद में आता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो वो है अनुच्छेद 50 में। सारे के सारे किस में से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में से लिए गए। सारे के सारे किस में से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में से लिए गए। बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप हमारी पॉलिटी पढ़िए, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। आगे चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया। देखो राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल रिकमेंडेशन करता है, उसके बाद में जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता भी तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये पूछ रहा है कि किस राज्य में जुलाई 2021 में जब आपकी परीक्षा हुई तब तक पूछ रहा है कि किस राज्य में अब तक सबसे ज्यादा बार ये लग चुका है। तो उस समय आपका आंसर था यूपी, उस समय आपका आंसर था यूपी। यूपी में जो है ये 9 बार लगा था। कितनी बार का था उस समय, 9 बार तक का था। लेकिन अभी अगर आपको पूछा जाता है वर्तमान में जो है मणिपुर आएगा, मणिपुर में 10 बार लग गया। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो कहां लगा है, मणिपुर में लगा है, 10 बार लगा है, और फरवरी 25 में भी लगा था इसमें, और ये 156 दिन चला था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अभी पूछेंगे तो भाई आपका मणिपुर हो गया, और उस समय पूछा था तो उस समय आंसर आपका उत्तर प्रदेश था। अब आपको राजस्थान का भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो राजस्थान में कितनी बार लग गया, राजस्थान में लग गया भाई 4 बार। राजस्थान में कितनी बार लग गया, 4 बार लग गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। अब देखो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, 93, 95, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नाम तो सब सेम दे दिया, सिर्फ आपको ये चेंज दी, ये लेवल आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। इसलिए जब भी एक्ट पढ़ो तो उसका साल एक साथ में पढ़ो, उसका साल भी पढ़ो कि कौन से वर्ष की ये बात कर रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन 1993 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो है, उसके तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। पहले अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। ये अधिकारी के नाम दिए हैं और आपको बताना था कि कौन सा व्यक्ति है जो पद ग्रहण करने से पहले राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष जो है वो शपथ लेता है। आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया, डिलीट किया, इसको डिलीट किया। क्यों किया, क्योंकि देखो ये मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी शपथ लेता है, लोकायुक्त भी शपथ लेता है और महाधिवक्ता भी लेता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो शपथ नहीं लेता है, ठीक है। इसलिए
इन्होंने इसके आधार पे इसका आंसर होना चाहिए था ए, बी और डी, लेकिन यहाँ पे एबीडी का ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ पे एबीडी का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आरपीएससी ने इसको क्या किया, बाद में डिलीट कर दिया था। ठीक है, फिर चलते हैं 28 नंबर। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखो, पॉलिटिकल साइंस से कितने क्वेश्चन एक साथ आए, और जिस आदमी की पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक व्यवस्था सही होगी उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो आप ये जो है ना, हमारी जो सीरीज चल रही है, आप उसको पढ़ो और फिर आप खुद फील करोगे कि वास्तव में जो है आपको एक पॉलिटी जो है वो अलग हटकर कुछ लग रहा है। ठीक है, तो देखो, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 79, 80, 81 और 83। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सभी बता देता हूं। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंदर जो है राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 जो है उसके अंदर आपकी लोकसभा है, और अनुच्छेद 83 के अंदर है, अनुच्छेद 82 के अंदर है परिसीमन, और अनुच्छेद 83 के अंदर आपका दिया गया है अवधि, सदनों की अवधि। अब आप खुद निकाल सकते हो क्या तकलीफ है भाई। 79 में संसद का लेगा कि संसद होगी, 80 में राज्यसभा होगी, 81 में लोकसभा होगी, 82 में परिसीमन हो गया, हर 5 साल बाद परिसीमन कर लेंगे, और 83 में संसद के सदनों की अवधि होगी। फिर क्या बच गया पीछे? अब आपको पूछा गया था कि संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, तो आपके आ गया अनुच्छेद 79, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करता है? देखो, जब अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष किसी विधेयक को प्रमाणित करता है, लेकिन अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है, एक शब्द यहां पे ध्यान दीजिए, अध्यक्ष क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, तो उनको प्रमाणित कौन करेगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा विधानसभा का सचिव। और बहुत सारे लोगों ने कहा उपाध्यक्ष करेगा, नहीं, उपाध्यक्ष कब करेगा? उपाध्यक्ष करेगा जब अध्यक्ष का पद रिक्त है। आप पढ़ते हो तो उसमें पढ़ोगे अध्यक्ष का जब पद रिक्त होता है ना, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह कार्य करता है, लेकिन अनुपस्थिति में एक दिन के लिए नहीं है, तो जो विधानसभा का जो सचिव होता है वो उसको प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, फिर तीसरा अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? राजस्थान के कुछ हाईकोर्ट के कुछ जजेस के नाम दिए गए हैं, और आपको ये कहा गया है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन जो है वो किसी दूसरे राज्य का चीफ जस्टिस नहीं रहा, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। तो आपके एएन माथुर जो है वो नहीं रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके जो है वो मेरिट डाउन करने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना घनश्याम दास बिरला वाला कि किसने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, वो एक ही है। अब यार इतना कोई याद थोड़ी रहने वाली चीजें हैं, तो ये तो सभी के गलत होंगे, इसमें टेंशन की क्या बात है, इसे तो सभी के गलत होने वाले हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे 31, लेकिन जो सही होने वाला है ना वो तो कम से कम सही होने चाहिए। अब पॉलिटिकल साइंस में देखो कितने, कम से कम 15-20 क्वेश्चन हो गए पॉलिटिकल साइंस के, और ये तो पूरा निर्धारण कर दिया इसने इस पेपर का। फिर आपके वही आ गया कि निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे? तो इनमें से कौन है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा और सचिव भी रहा? तो एन के बैरवा, यतेंद्र सिंह, डीडी चौहान और देवेंद्र सिंह। अब आपको पता होना चाहिए, आपको उसमें आयोग दे रखे हैं सिलेबस में, उसमें आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष कौन थे, पहला अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे, क्या मेंबर है, कौन अध्यक्ष सचिव दोनों रहा। तो आपका ऑप्शन है एन के बैरवा। आंसर क्या हो जाएगा? एन के बैरवा। थोड़ा फास्टर लेते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एन के बैरवा। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो एन के जैन, प्रकाश टाटिया, जगत सिंह और सगीर अहमद। ठीक है, तो आपका ये जो जगत सिंह नाम है ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष जो थी वो थी कांता भटनागर, तो एकमात्र महिला थी, ठीक है। और वर्तमान की बात करें गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है। तो ये पूछा है कि भाई कौन जो है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। तो पॉलिटी में आप एक चीज देखिए, ट्रेंड देखिए कि पॉलिटी में आपको जो है वो संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कमीशन है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो संवैधानिक इतिहास है 1909 का अधिनियम है, 1919 का है, 1935 का है, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा मिलाकर आपको जो है एक तरह से अच्छी तरह से पॉलिटी को बहुत ही अच्छा वेटेज दिया जा रहा है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखें। फिर है 38वां, फिर पॉलिटी का यह निम्न में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। भाई कौन से मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया जिसके बाद में बरकतुल्ला खान को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया? तो यहाँ पे टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। तो देखो टीकाराम पालीवाल के तो जस्ट बाद में किसको बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को हटाकर उसके समय स्थान पे जयनारायण व्यास को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जयनारायण व्यास को। दूसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, तो मोहनलाल सुखाड़िया को हटाते ही बरकतुल्ला खान को बनाया गया था। तो आपका आंसर नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा कि मोहनलाल सुखाड़िया को हटाया और उसके स्थान पे बरकतुल्ला खान को बनाया गया। फिर चलते हैं आगे। हाँ ये देखो, अब ये पॉलिटी होगी, अब उसके बाद में आपकी इकोनॉमी आ गई। अब इकोनॉमी में कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि हमें लगे, अब थोड़ा सा ध्यान देके करें ना तो इकोनॉमी के क्वेश्चन भी इजी हल हो रहे हैं। देख रहे क्या है, निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या? सबसे पहले आपके टॉपिक में है नेशनल इनकम, तो यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय के मापन की कौन सी समस्या नहीं है? राष्ट्रीय आय के मापन की कौन सी समस्या नहीं है? देखो, दोहरी गणना, कई बार क्या होता है 2 बार गणना होता है, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर, बहिष्करण और समावेश की समस्याएं। तो कौन सी नहीं है ये पूछिए, तो आपको जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, व्यक्तियों की आय में अंतर, ये गलत है, ये समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि व्यक्तियों की जो आय में अगर डिफरेंस है तो उसका औसत निकाल लिया जाता है, उसका तो एवरेज निकाल के फिर आय निकाल ली जाती है, तो ये उसकी समस्या नहीं है। बाकी सारे की सारी तीनों समस्या, डबल बार गणना हो गई, आय बिगड़ गई, कागज जो पेश किए गए वो कागज गलत है तो भी आय बिगड़ गई, किसको अंदर लेना है और किसको बाहर निकालना है ये भी निर्धारित करने में दिक्कत हो रही है, ये भी आय का मापन की समस्या है। लेकिन व्यक्तियों की आय में अंतर का एवरेज निकाल लिया जाता है, ये कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? देखो, बैंक जो होता है ना, तो 2 प्रकार के नियंत्रण के, साख नियंत्रण के 2 प्रकार के उपाय अपनाता है। तो उसमें यहाँ एक पूछ रहा है आपको गुणात्मक उपकरण पूछ रहा है। तो बैंक दर, रेपो दर और खुले बाजार, ओपन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है, ये 3 जो है ये तो है खुले इसकी गुणात्मक उपकरण, लेकिन ये जो है मार्जिन की आवश्यकता ये इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा। ये गुणात्मक उपकरण नहीं है, हालांकि ये मार्जिन की आवश्यकता ये भी बैंक के द्वारा की जाती है, लेकिन ये गुणात्मक में नहीं आता। ठीक है, अब आपका आ गया 36 नंबर, मानव विकास प्रतिवेदन 2020। जब आपको हिंदी समझ में नहीं आए ना तो कहीं कहीं आपके अंग्रेजी काम करेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, HDI, जिसको आप खूब पढ़ के जाते हो लेकिन कभी भी हिंदी में नहीं पढ़ते। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 उस समय आया था, इसलिए आपको 2020 का पूछा। ये पूछ रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अंदर भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? तो भाई उस समय आपका था 0.820। अब आपको इसे याद नहीं करना है, लेकिन ये पूछा गया तो अभी जो आई उसको तो देखो। तो भाई जब 2025 HDI 2025 आई, HDI 2025 जो आई, ठीक है, तो HDI 2025 में भारत के रैंक पता कर लो पहले, तो रैंक पूछ सकते हैं। तो 130 भी रैंक आई है भारत की। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा लिए गए हैं वो डेटा लिए गए हैं आपके कब के, 2023 के। पूरी पढ़ाएंगे एक बार, है ना,
अभी तो सिलेबस इसके अंदर थोड़ा सा पेपर में दिखा रहे हैं। डेटा 2023 के लिए गए, भारत की 130वीं रैंक है। और जिस तरह से यहाँ स्कोर पूछा ना, तो आपको स्कोर भी पूछ सकते हैं। तो 0.685 भारत का जो स्कोर रहा है 0.685। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया। एसडीआई के बारे में पूछ लिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। फिर आगे आ गया, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। अब देखो, गरीबी और बेरोजगारी दो चीजें आपके सिलेबस में है। तो निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। जो आरएस का सिलेबस है सेम ऐसा ही का सिलेबस है। ठीक है, आरएस प्री वाला। आर्थिक असमानता, सामाजिक समावेश, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता। भाई सामाजिक समावेशन होता है, सोशल इंक्लूजन होता है, तो क्या गरीबी बढ़ती है क्या? समाज तो सहारा देगा, तो उससे फायदा होगा। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो इसमें से हो जाएगा। सामाजिक समावेश जो है वो गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपने करंट अफेयर से आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है। ये देखो, ये कहां से है? इकोनॉमिक सर्वे से। आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, पूछ रहा है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट BADP का नाम आ गया ना, तो BADP जो है वो 4 जिले और 16 ब्लॉक। आपको जो है 7-8 यूनिट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इकोनॉमिक सर्वे अपने चैनल पे मैंने 8 यूनिट पढ़ा रखे हैं, 2 यूनिट बाकी है, वो भी पढ़ा लेंगे। एक बार आप जो है उनको भी देख सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अभी आप रहने दें, आर्थिक समीक्षा भी आपको नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? कि आपकी परीक्षा होगी अप्रैल में, एग्जाम कब है? अप्रैल में है, और अगली बार पेपर बनेगा जनवरी के बाद में, तो आपके फरवरी में तो नहीं आ जाएगी। तो ये आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा पढ़े, ये नहीं पढ़े। ठीक है, यहाँ आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बात कर ली। ये पूछ रहा है कि कौन से जिलों में, तो 4 जो बॉर्डर एरिया वाले जिले हैं वो देख लो कौन से हैं। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। जो बॉर्डर एरिया वाले जिले हैं, 4 जिलों के 16 ब्लॉकों में BADP स्कीम चलती है। ठीक है, 39वां देखो, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। भाई सरकारी जो बजट पड़ता है उसके क्या उद्देश्य नहीं है? पहला है आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, एक ऑप्शन नीचे दब गया। और चौथा है घाटे का बजट। तो घाटे का बजट बनाना कोई जरूरी थोड़ी, उद्देश्य थोड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। फिर आर्थिक समीक्षा से इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो नया वाला आएगा वो पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है। इको सर्वे और बजट दोनों हम पढ़ाएंगे, आपको वहां से अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। पढ़ने हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, नए वाला पढ़ना। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभी 2021 के क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का, तो अभी इसमें माथापोड़ी करने की आपको अभी जरूरत भी नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है वो आपको, मतलब जो नेक्स्ट वाली जो इकोनॉमिक सर्वे आएगी वो आपको पढ़नी है, और वो जनवरी के बाद में पढ़नी है, अभी आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित थी? गरीबों के लिए बीमा, सिंचाई के कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन धारा स्कीम जो है वो चलती थी, उसका उद्देश्य था सिंचाई के कुओं को गहरा करना, सिंचाई के कुओं का निर्माण करके सिंचाई में वृद्धि करना, ये इसका टारगेट था। तो जीवन धारा 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को पहले बच्चे पर कितनी राशि दी जाती है? देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PM वंदना योजना जो है उसके तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। पहला बच्चा पैदा होता है तो कितनी राशि दी जाती है? 5,000 की राशि दी जाती है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये किससे है? इकोनॉमिक सर्वे से है। पिछला क्वेश्चन जो था ये भी इकोनॉमिक सर्वे से था। सरकारी बजट का उद्देश्य ये नहीं था, ये और ये, मतलब 6 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से आ चुके हैं। अब तक 6 क्वेश्चन आपके आर्थिक समीक्षा से आ चुके हैं। इसका मतलब आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी ही पड़ेगी भाई। 6 क्वेश्चन ये आ गए आर्थिक समीक्षा से।
30 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आपके इससे आ रहे हैं, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ रहा है ना। एक बार हम निकालेंगे थोड़ा कौन सा कहां से कितना वेटेज किसका है, वो चीज भी हम देखेंगे थोड़ा सा। बाकी एक बार इसको देखते हैं। हाँ, लागत प्रेरित कारकों में कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। मुद्रास्फीति अपने सिलेबस में है। तो लागत प्रेरित कारक क्या होते हैं कि कोई भी माल है, जैसे ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल की लागत जो है मान लीजिए 5 रुपए है और ये 10 रुपए में बिक रही है, ठीक है। अब ये कोई ऐसा कारण हो गया कि उसकी लागत बढ़ गई 7 रुपए हो गई, तो फिर वो 10 में नहीं बेचेगा, वो इसको किस में बेचेगा, 12 में बेचेगा। तो मुद्रास्फीति हो गई, महंगाई बढ़ गई, और उसका कारण क्या रहा, लागत। तो ऐसे कारण जिनसे किसी वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है ना, तो आपको यहां बताना है कि ऐसे कौन सा कारक है जो लागत प्रेरित कारक नहीं है। मुद्रास्फीति का ऐसा कौन सा कारण है जो लागत प्रेरित कारक नहीं है। जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि, वह तेल की कीमतों में वृद्धि होते ही रेटें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे परिवहन का चार्ज बढ़ जाएगा। करों में वृद्धि, टैक्स बढ़ा देंगे तो भी रेटें बढ़नी है। घाटे की वित्त व्यवस्था, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावत। घाटे की वित्त व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उत्पादन और पूर्ति का उच्चावत, जैसे उत्पादन हो रहा है कम और पूर्ति हो रही है ज्यादा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था जो होती है उसका प्रभाव जो है वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के रूप में नहीं पड़ता। लागत भाई, घाटे की वित्त व्यवस्था होगी तो वस्तु की लागत थोड़ी बढ़ी, 5 रुपए में बढ़ रही थी वो 5 में बढ़ रही है, ठीक है। फिर है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को केंद्रित नहीं है। देखो, असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के लिए कुछ स्कीम्स केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी स्कीम जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित नहीं है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उसी से सही है भाई, इनकी पेंशन होती है। स्वावलंबन स्कीम भी उसमें है, अटल पेंशन योजना भी है। लेकिन ये जो दीनदयाल है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, ये किससे संबंधित है, ये बीपीएल परिवारों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये बीपीएल परिवारों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है वो आपकी इससे असंगठित श्रमिकों से संबंधित नहीं है। फिर 45, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। देखो, ये इको सर्वे का, ये इको सर्वे का, ठीक है, दोनों आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई आर्थिक समीक्षा, लेकिन नहीं भाई। ये कह रहा है ये स्कीम्स हैं और ये बाहरी जो संस्थाओं से, बाहरी जो संस्थाएं हैं उनसे सहायता प्राप्त है। हमें बताना है कौन सी किससे है। तो सबसे पहले वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, देखिए ये जीका की है, यानी पहले में क्या आएगा, 4। वानिकी एवं जैव विविधता जीका की है, तो पहले में क्या आएगा, 4। अब पहले में 4 देखो ये रहा, ठीक है, और किसी में नहीं है, तो एक से ही पता चल गया आपको, ऑप्शन 1 से ही सही हो गया। चलो ठीक है। फिर राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, देखो एक तो विकास कार्यक्रम, एक होता है निवेश कार्यक्रम। विकास जहां आता है, विकास शब्द जहां आता है, राज्य राजमार्ग विकास, और एक आएगा आपके निवेश, ठीक है। विकास जहां आएगा वो विकास को आप वी से जोड़िए। सड़क निर्माण में विकास शब्द आ रहा है तो मतलब वो विश्व बैंक की है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम आ रहा है तो WB वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसके बाद में अगर निवेश आ रहा है, आपके निवेश आ रहा है तो निवेश का है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो निवेश कार्यक्रम आ रहा है तो निवेश किसकी है, ADB की है। और फिर बच गई कौन सी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी रीनालिंग से संबंधित है। तो ये आपके डी का हो गया 1। तो आपको समझ में आ गई, मतलब आपको स्कीम याद रखनी है। विकास है तो वो विश्व बैंक की है, ठीक है, और निवेश है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की एमसेंड नीति 2021, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एमसेंड पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन किया हुआ था, ठीक है। एमसेंड का पर्पज क्या है, एमसेंड का उद्देश्य क्या, ये पूछा है। एमसेंड का मेन उद्देश्य है कि बजरियों में जो नदियां हैं उनमें से बजरी का अवैध खनन रोककर जो कचरा होता है, जो खमाइंस से जो कचरा होता है ना, उस कचरे से बजरी बनाना और उसका बजरी के स्थान पे उपयोग
करना, तो आपका सीधा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा कि प्रदेश की माइनिंग क्षेत्रों की खानों से निकलने वाले अपशिष्ट से बजरी निर्माण करके उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे से है। तो 10 क्वेश्चन तो हो गए इकोनॉमिक सर्वे से। अब देखो 47, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। भाई एक शेयर धारक निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको क्या मिलता है? अवतरित वितरित लाभ, लाभांश, बोनस, शेयर, निवेश पर ब्याज और निवेश पर लाभ। तो देखो सबसे पहले तो क्या मिलता है? उसको लाभांश मिलता है। जो भी लाभ होता है उसमें उसका जितना अंश होता है उतना उसको मिलता है। तो लाभांश शब्द एक ही जगह आया, और उसके बाद में बोनस शेयर भी उसको प्राप्त होते हैं। तो आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन था, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो यूरी गागरिन वगैरह गए थे। हिलिस बी, लूना 9, अपोलो सेकंड, अपोलो फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसको आरपीएससी ने कर दिया था डिलीट। अब वो क्यों डिलीट किया, उसका कारण ये था कि इन्होंने अपोलो सेकंड लिखा ना, ये सेकंड नहीं थे, अपोलो 11 था वो। ये अपोलो सेकंड नहीं हो गया, क्या था? अपोलो 11 था, गलती से सेकंड लिखा गया, और बस इस कारण इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया। फिर आता है 49, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहता है? देखो साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब तक आर्थिक समीक्षा चल रही थी, अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि आपको जैसे यार चंद्रमा का पूछा ना, तो अब की बार शुभांशु शुक्ला को याद कर लेना। शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा, ये दो नाम आए, आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इनसे रिलेटेड सारी चीजें याद कर लेना। आज कह रहा हूं आपकी परीक्षा में इन दोनों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? कि शुभांशु शुक्ला अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके आए हैं, और पहले भी जो भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे, तो दोनों को पूछा जाएगा। पक्की बात है, 100% है। किसी आंसर गए, साथ कौन गए, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें, एवरीथिंग। ठीक है, शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा के बारे में आपको पता होनी चाहिए, पक्का क्वेश्चन आएगा। फिर है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है? तो भाई जो रिचर्ड फिनमैन है, इन्होंने पहले सबसे पहले कंसेप्ट दिया था नैनो टेक्नोलॉजी का, और वो कंसेप्ट क्या था कि 10 की घात 9, ये परास है नैनो टेक्नोलॉजी का। 10 की घात, कोई अणु जो है वो 10 की घात 9 पे जाता है ना, तो वो स्वतंत्र हो जाता है, उसके जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, और उसको कैसे भी डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये रिचर्ड फिनमैन ने बताया। और दो टेक्नोलॉजी इसमें ही, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो दोनों टेक्नोलॉजी एरिक डेक्सलर वगैरह जो है उनका नाम है। तो यहाँ इतना नहीं बात करेंगे हम, यहाँ नॉर्मली है कि 10 की पावर 9 होती है, 7 से 9 होती है सर, 10 की पावर -7 टू -9। तो यहाँ पे नाम था रिचर्ड फिनमैन, आपका ऑप्शन सही था। फिर डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? अब देखो ये भारत में नहीं पूछा आपको, ये नहीं पूछा कि आपको भारत में, अब ये पूछ रहा है कि किसने विकसित की। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने विकसित की वही आपको बताना है। यहाँ है एलेक्स जेफरी और सहयोगी, लाल सिंह जी व सहयोगी, EM सर्दन और वी वालेस। तो आपका आंसर पहला ही पहला सही है कि डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है एलेक्स जेफरी और उनके जो साथी थे उन्होंने की। लेकिन अगर भारत में पूछा जाता कि भारत में जो है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई, तो वो लालजी सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित की गई भारत में। लेकिन यहाँ पे सबका पूछा था, तो आंसर आपका एक रहेगा, आंसर आपका एक रहेगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन इंडिया कौन है, तो वो लालजी सिंह है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग से नीति आयोग कब बना? तो सबको पता है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से बन गया। योजना आयोग से क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। ठीक है, तो भाई इस तरह से जो है अपने आधा पेपर पूरा हो गया, 51 क्वेश्चन हो गए। आपको ये देखना है किस तरह से जो है
आरपीएससी क्वेश्चन दे रही है। फिर साइंस का क्वेश्चन है कार्सिनोमा उत्तक है। कार्सिनोमा मैग्लिनेंट क्या है? कार्सिनोमा रेफर्स टू क्या है? ये एक ट्यूमर होता है। कार्सिनोमा एक ट्यूमर तो होता है जो स्किन कैंसर का, स्किन और उसकी जो म्यूकस झिल्ली है उसका कैंसर है, मैग्लिनेंट ट्यूमर है। ठीक है। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया था। इसको भी डिलीट किया था। इसका आंसर अगर देखते हैं तो यूएनएफसीसी के द्वारा था। ठीक है। इसका आंसर जो है वो सही यूएनएफसीसी था, लेकिन ये जो दूसरे संस्थान है वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। 11 दिसंबर क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को हुआ था और ये लागू हुआ था आपके 2005 में, फरवरी 2005 में ये जो है लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल से अब की बार ऐसे चेंज कर सकते हैं कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल कब आया अस्तित्व में? तो 11 दिसंबर 97 को आया, लेकिन इनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ? फरवरी 2005 में हुआ। आपका आंसर यहाँ पे एक सही था, लेकिन आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। अब राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहां पर स्थित है? देखिए राजस्थान में जो मेडिकल जो साइंस के जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, इस तरह की चीजें आपको भी थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। तो एनबीपीजीआर जो है एक साइंस का इंस्टीट्यूट है जो पादपू में जो है वो जेनेटिक रिसर्च करता है। ठीक है। नेशनल बायो प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो आपका कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में है 55, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष से स्थापित हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? तो डीएसटी बोलते हैं उसको, शॉर्ट में डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1983 में 1983 में इसकी डीएसटी की स्थापना हुई थी। आरएस में भी बड़ा विस्तृत रूप से इसको दे रखा है। तो 55 में 3 आएगा। 55 में आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा हिमन रक्षी के तरह उपयोग में नहीं आता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हिमन रक्षी क्या होता है। हिमन रक्षी यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ और रक्षी यानी रक्षा करने वाला। तो हिमन रक्षी जिसको बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, जो है वो क्या काम आता है कि अपना जो शरीर होता है उस शरीर में जो उत्तक और जो अंग होते हैं उनको जमने से रोकता है। तो जमने से क्या चीज रोकती है? बर्फ में क्या डालो? नमक डालो, नमक डालते ही खत्म खेल। ठीक है। बर्फ पिघल जाती है। तो जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो इसको रोकता है। ठीक है। तो ये जो है ये क्या क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक हिमन रक्षी की तरह उपयोग नहीं आ रहा है? तो हाइपोक्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड तो आता है लेकिन हाइपोक्लोराइड है, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया 4, आपका ऑप्शन हो गया 4। फिर उसके बाद में देखो तरंगों से आ गया। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का यूज करते हैं? तो अल्ट्रा जो है इंफ्रारेड वेव, सॉरी इंफ्रारेड वेव, अवरक्त किरणें जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है कि भारत का पहला उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना और निर्माण भारत में ही हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह, खूब पढ़ते आए हम कि 1975 में भारत ने छोड़ा था। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट था। किसकी मदद से छोड़ा था? रूस की मदद से छोड़ा था। स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है। इस तरह की चीजें हम खूब पढ़ते आए हैं। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह जो भारत के द्वारा ही पूरी तरह से डिजाइन किया गया था। अब उसके बाद में आपको एक हलवा क्वेश्चन और दे दिया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आपको जैसे मेरिट घटाने के लिए देते हैं वैसे इन्होंने मेरिट बढ़ाने के लिए एक मजाक कर ली। ठीक है। फिर 60 नंबर की, एक निम्बल में कितनी बिट्स होती है? एक निम्बल में कितनी बिट्स होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आंसर आपका है इसका 4। एक निम्बल के अंदर कितनी बिट्स होती है? 4 बिट्स होती है। एक निम्बल में 4 बिट्स होती है। अगला है कि अपने उड़ान पथ से अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? देखिए जब चमगादड़ उड़ते हैं तो वो आंखों से नहीं देखते हैं, वो एक तरंगे भेजते हैं और उन तरंगों के प्रत्यावर्तन से उनको पता चलता है सामने कुछ ना कुछ है। तो यह बताया गया है कि जब वो उड़ते हैं तो अपने अवरोध का पता करने के लिए कौन सी तरंगों का यूज
करते हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रासर्व्य तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रासर्व्य तरंगे। क्या हो जाएगा, प्रासर्व्य, जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये जो चमगादड़ होते हैं वो उड़ते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, और वो जब टकरा कर वापस आती है तो उससे इनको पता चलता है। तभी आप देखते हो ना, बिल्कुल आपके नजदीक से आके फिर एकदम से ऊपर निकल के जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लेट पता चलता है, नजदीक से जाने के बाद में अवरोध का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पे स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। जगह का नाम अगर पूछा जाए तो तबीजी। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र काफी पॉपुलर स्थान है तबीजी के नाम से, और वो कहां पे स्थित है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट में चले। हाँ भाई, अब यहां से आपके आगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तर्क वाले हैं, ज्यादा हम डिटेल पे इस पे जाएंगे नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मानते हुए कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, इट मीन हर पुस्तकालय ऐसा हो, जो पुस्तकालय उसमें पुस्तकें होना अनिवार्य है। अगर पुस्तकें नहीं है तो वो पुस्तकालय है ही नहीं, ये आपको मानना है। ठीक है, और इसके आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, ये कोई जरूरी थोड़ी बाहर भी हो सकती है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, ये सही हो गया। इसने कहा कि आपको ये मानना है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें ही होती है, तो पुस्तकें नहीं होंगी तो कैसे पुस्तकालय। आंसर नंबर 2 आपका सही हो गया। ठीक है, फिर है कि आपको एक कथन के बाद में 3 तर्क दिए गए। आपको एक स्टेटमेंट देंगे तो उसके बाद में 3 तर्क दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा तर्क जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। कथन क्या है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक में एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ होना चाहिए। ये देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। भाई अगर ऐसा कर देंगे ना तो पूरे शिक्षा तंत्र में एक रूपता हो जाएगी, सारी जगह एक सिलेबस चलेगा, और तो जो बच्चे हैं उनका जो लेवल है उसका वास्तविक परख हो जाएगी। बात तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है हाँ, इस देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। ये कह रहा है कि पहली बात जो है ना थोड़ी खोटी लग रही है। पहले चीज मान लेते हैं कि अगर ऐसा कर देते हैं तो जो प्रमाण पत्र है वो वेरीफाई हो जाएंगे, मानकीकृत हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक विद्यालय जो है उसको स्वायत्ता भी होनी चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए कि वो अपना सिलेबस खुद निर्धारित कर सके। तो आपका जो पहला ही आंसर है वो सही होगा। कथन 2 और 3 मजबूत है, पहला इसमें इतना हार्ड नहीं रहता। ठीक है, फिर है कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना 3 डायमेंशन बनाता है। तो आपको आप कार्बन के अपरूप पढ़ते आए हो, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा है ना। तो आपका जो हीरा होता है उसकी त्रिविमीय संरचना होती है। त्रिविमीय संरचना कैसे होती है, ऐसे ऐसे जुड़ते हैं आप, तो त्रिविमीय संरचना के रूप में जो हीरा जुड़ता है। अब देखो यहां से आगे गणित के क्वेश्चन को हम यहाँ पे ज्यादा सिलेबस और डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट है लुप्त संख्या पूछी गई है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर, यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा था, यहाँ सूत्र लग रहा था 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से चलते जाएंगे ना। तो तीसरा ऑप्शन आएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 64 में से स्क्वायर कितना होता है 16 निकाला तो कितना आ गया आंसर 48। आपका आंसर हो जाएगा इसका 48। ठीक है, ये आपके 67 है वो आपको एबीसीडी से करना था। कोडेड जो शब्द होते हैं उसमें है, और जैसे किसी में 5 छूट रहा है, किसी को 2 आगे ले रहा है, इस तरह से था। इसका आंसर पहला रहेगा। यहाँ अपन ज्यादा इतना समय नहीं डिस्कस करेंगे। ये जो है इसका जो आंसर है वो 30 रहेगा। वो किस आधार पे रहेगा, वो ऐसे रहेगा कि आपको इस वर्ग इसकी संख्या बतानी है। तो देखो कितने 1 2 3 और 4 है ना।
तो अब वही है 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, सॉरी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 8, 4 और ये हो गया 1। टोटल हो गए कितने? 30। गणित को हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि गणित काफी बड़ा होता है, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 30। उसके बाद में देखो वही तर्क वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो तर्क में यही आपको पूछा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, किसमें? अनुपात समानुपात का। फिर पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में आपके ये रिश्ते से संबंधित आपने उसका कहते हैं ना क्या बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, रिश्ते से संबंधित। वो उसकी माँ लगती है, वो उसकी बहन लगती है, इस तरह से। फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, फिर वापस आ जाइए जीके। 73 कह रहा है, गणित का ज्यादा वेटेज नहीं है, गणित इतना नहीं। 73 कह रहा है कि निम्न में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है। तो उस टाइम 3 लोगों को मिला था और रामविलास पासवान को उस टाइम पे नहीं मिला था। पद्म विभूषण रामविलास पासवान को नहीं मिला था। अब आपको वर्तमान में क्या याद रखना है? वर्तमान में राजस्थान के 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। राजस्थान के 3 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री। अब वो 3 आदमी कौन कौन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो बैजनाथ महाराज, एक बतूल बेगम, और एक है सीन काफ निजाम। राजस्थान में 3 लोगों को जो है वो पद्मश्री दिया गया है। पुराना वाला करंट याद रखने की जरूरत नहीं, नया वाला करंट याद रखो, यहां से पूछेंगे, कुछ पूछेंगे। फिर अगला है कि कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है, इसके प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा। प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा। टाटा का कंपनी जो है वो इसका काम कर रही है, इसने इसको बनाया। फिर है पंडित राजन मिश्र के बारे में कथनों पर को पढ़िए। ठीक है, तो ये ख्याल शैली के शास्त्री का एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। इनको 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया, नहीं ये गलत है। इनको 2007 में पद्मश्री नहीं प्रदान किया गया था। तो आपका मात्र एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है, तो केवल कथन ए सही है, तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस आ गया आपका 76 आ गया। 76 मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया। राजस्थान सुजस जो है पत्रिका, उसमें से सीधा क्वेश्चन उठाया था राजस्थान सुजस में से कि राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ गठजोड़ किया है, समझौता किया है। तो आंसर आपका था आईआईटी मद्रास। क्या था? आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया गया है। फिर है निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? देखिए उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सिरीस बांग्ला इसका आंसर था। आंसर नंबर 2 इसका सही था। फिर आता है कि कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। रोग जो है अपने सिलेबस में है, उसमें से था कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी जो उस टाइम पे हुई थी, आंख से संबंधित, कोरोना के बाद में आई थी। कोरोना के बाद में आंख से संबंधित बीमारी आई थी, ब्लैक फंगस। तो वो उसका कारण क्या था? म्यूकर। उसका कारण क्या था? म्यूकर। संगठन जिसे युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की थी, कोविड-19 को लेकर एक संगठन ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। कौन से संगठन ने जो है वो कोविड-19 पे एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों और युवाओं पर कोविड-19 इफेक्ट के जो इफेक्ट था उसको पर बात करती है, तो वो था आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही था। कोविड था उस समय, तो कोविड के जस्ट बाद की परीक्षा थी, तो उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन। फिर 81 टोक्यो ओलंपिक 2020 उस समय हुआ था। तो उसमें क्या था कि उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया? तो राजस्थान से कौन कौन उस समय था? तो राजस्थान से उस समय था एक तो दिव्यांश सिंह,
एक थी अपने क्या बोलते हैं भावना जाट, भावना जाट, एक अर्जुन लाल जाट, एक थी अपूर्वी चंदेला। ये चार लोगों ने भाग लिया था उस समय। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका 4 इसमें सही था। ठीक है, उसके बाद में जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा। 21 में उस समय जो स्मार्ट सिटीज की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई थी, तो करंट अफेयर्स का था उदयपुर। तो देखो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन है, ये देखो करंट अफेयर्स से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से है, 10 क्वेश्चन जो है वो किससे है, 10 तो करंट के हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए इको सर्वे के हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन बजट के हैं। एक बहुत बड़ा संख्या होती है, 100 में से 22 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। 100 में से 22 क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके इको सर्वे और करंट से आ रहे हैं। ये आप इसमें स्किप नहीं कर सकते। 15 पॉलिटी से आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो एक बड़ा आंकड़ा बन जाता है। फिर आगे चलते हैं। श्री नारायण राणे जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ एमएसएमई से क्या तात्पर्य है भाई, नारायण राणे को उस समय एमएसएमई मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ इन्होंने एमएसएमई की क्या पूछ ली, फुल फॉर्म पूछ ली। आपको एमएसएमई की क्या पूछ ली, फुल फॉर्म पूछ ली कि एमएसएमई का मतलब क्या है। ठीक है, तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर 84 है, 84 था कि कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है। देखो कोविड की वैक्सीन बनी थी कोवैक्सीन, वो किससे बनी थी, ये आपको यहाँ पे पूछा गया था। आपको उस समय काफी चर्चा में रहता सार्स CO2, सार्स CoV2, सार्स CoV2 जो है उससे ये वैक्सीन बनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है उसमें से सही था, काफी प्रचलन में था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये भी, सार्स CoV2। तो करंट अफेयर से देखो कितने क्वेश्चन है करंट अफेयर से, 10 से भी ज्यादा है। यहां से शुरू करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन तो आ गए अब तक। 12 13 14 15, सब 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो जिसने करंट अफेयर बहुत अच्छा कर रखा है वही आगे जाएगा, तो करंट पे विशेष फोकस करें। ठीक है, ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है भाई, ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता तो भारत ने करी थी, लेकिन अब हमें क्या याद रखना है, अब हमें याद रखना है कि 2026 में भी हम करेंगे। 2026 में भी कौन करेगा, भारत करेगा। 2026 में भारत करेगा। 18वीं समिट है, ये कौन सी समिट है, 18वीं समिट है। और जो 2021 में करी थी इन्होंने, वो थी आपकी 13वीं, वो कौन सी थी, 13वीं समिट थी। और ब्राजील ने अभी करी है 2025 में, वो 17वीं समिट। करंट अफेयर्स की इस तरह से यार। ठीक है, 21 में पूछा था, उस समय ब्राजील ने करी थी, भारत ने करी थी, 13वीं समिट थी। 26 में फिर करेंगे, 18वीं समिट थी। और अभी जस्ट पिछली समिट है वो किसने करी, ब्राजील ने करी, और वो कौन सी थी, 17वीं। ठीक है, फिर है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2021 किसने जीता था। तो फ्रेंच ओपन का जो है, जो फ्रेंच विंबलडन ऑस्ट्रेलियन ये ओपन होते हैं ना, तो फ्रेंच का पूछा था ना, फ्रेंच ओपन हाल ही में उस टाइम पे हुआ था। तो उस टाइम नोवाक जोकोविक जो थे उन्होंने इसको जीता था। अगर अभी आपको पूछता है 2025 वाला, तो वो जीता है कार्लोस अल्कारेज। और कोको गाफ।
ये पुरुष एकल जीत के विजेता है और ये है महिला एकल के विजेता। समझ में आ गए। उन्होंने 2021 का पूछा था क्योंकि उस समय करंट में वो था, अभी करंट में ही है। फ्रेंच ओपन का पूछा जाता है तो कार्लोस अल्काराज ने जीता पुरुष एकल और कोको ग्राफ ने जीता महिला एकल। उन्होंने सिर्फ पुरुष का पूछा था, मैंने एक और बता दिया। ठीक है। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, उसी समय 2020 के ओलंपिक में भाग लिया था भवानी देवी ने, तो पहली भारतीय तलवारबाज थी, तलवारबाजी में उन्होंने पदार्पण किया था। और 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया। देखो उस समय सबसे मेन चीज दो बीमारी चल रही थी, कौन सी थी वो थी कोविड-19। तो जो अपनी जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसके तहत एक तो कोविड-19 को जोड़ा गया और एक हीमोडायलिसिस को उसमें जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी इसमें सही है। अब थोड़ा सा बहुत देर से आप जो है ना वो जूझ रहे हो वर्ड में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में। अभी यहां से आपको स्टार्ट होता है क्या, राजस्थान। तो शॉर्ट में राजस्थान सबको ही आता है। वैसे दादू पंथ की पीठ कहाँ पे है, तो दादू दयाल तो नरेना में जो है वो देवलोक हुए थे, तो नरेना में दादू पंथ की पीठ है। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विजय सिंह पथक थे, दुनिया जानती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा सही। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया गया था। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं, दयानंद सरस्वती, एम.एन. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले शब्द उपयोग किसने किया, ज्यादातर लोगों ने आंसर गोपाल कृष्ण गोखले किया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। 1905 के अंदर जो है ना स्वराज के को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वहां उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 1 इसमें सही रहेगा। फिर एक गिंदड़ नृत्य, भाई गिंदड़ नृत्य हमारे शेखावटी में खूब करते हैं। तो गिंदड़ नृत्य शेखावटी गिंदड़ गालनो होली माता, ठीक है, होली पर गिंदड़ गाला में गड़ी। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। देखो देलवाड़ा में नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ और भीम शाह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विमल शाह। ठीक है, विमल शाही मंदिर वहां पे स्थित है। कानड़ देव प्रबंध के नामक काव्य के लेखक कौन थे, तो कानड़ देव प्रबंध जो है वो कवि पद्मनाभ द्वारा लिखा गया था। पद्मनाभ ने लिखा था। और इसमें क्या वर्णन है, जालोर के चौहान वंश का। जालोर के चौहान वंश का इसमें वर्णन है। फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, बूंदी में। ठीक है, 84 खंभों की छतरी। 80 की कहां है, कमेंट्स में बताओ 80 खंभे की छतरी कहां पे। ठीक है, जो भी देख रहे हैं कमेंट्स में बताएं। 80 खंभे, 84 की तो मैंने बता दिया आपको, 80 आप लिखो कहां पे है। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, भाई सबसे मेन प्रश्न इजी पढ़ते हैं हम। जल दुर्ग में अपना कौन सा आता है, गागरोन। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो नाथावती, जो रानी नाथावती जो थी उन्होंने रानी जी की बाव, रानी की बाव जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण कराया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा कितने गांव दिए गए थे। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब अकबर जियारत करने आया था तो उसने कुछ गांव दान में दिए थे वहां की व्यवस्था के लिए, संख्या पूछी थी। ये तो जो है ना वो मेरिट डाउन करने वाला क्वेश्चन है, किसी को नहीं आता। 18 गांव अब तो सबको पता है, लेकिन उस टाइम कोई ये इतना कोई ध्यान नहीं देता भाई 18 गांव दिए, 5 गांव दिए, 35 गांव दिए। फिर आता है तिवारा कर वसूल किया जाता है। देखो तिवार किसको कहते हैं राजस्थान में, हम राजस्थानी में हम क्या करते हैं, राजस्थानी में त्योहार को क्या कहते हैं, तिमार कहते हैं। तो इसमें तिमार कहां लिखा है, दिवाली और होली ये रहा। तो त्योहार कर कब देते थे, होली दिवाली पे। ठीक है, उत्सव कर था ये एक तरह से, त्योहार कर था। और नाथ द्वारा का मूल नाम का, देखिए नाथ द्वारा हम जब राज सिंह के पास लेके आए तो उस गांव का नाम था सिहाड़। क्या नाम था, सिहाड़ नाम था। वहां जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी
और उसके बाद में जो है आपके मूर्ति स्थापित करने के बाद में उस जगह का नाम जो है वो बदल के हो गया नाथ द्वारा। पहले उसका नाम क्या था, सिहार था। तो ये आपका पहला पेपर जो है हमने डिस्कस किया। कोशिश की कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस को थोड़ा समझाया भी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होने के कारण जो है हमने थोड़ा इसको थोड़ा फास्ट लास्ट में जाके थोड़ा फास्ट किया, मैथ्स को नहीं समझाया। तो अगले पेपर क्वेश्चन इसमें वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें उसको देखना है ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो अभी वर्तमान में हमारे इस पे चलाई जा रही है, आप उसको देखें एक बार। आपके एसआई की और दूसरी परीक्षाओं में जो पॉलिटी की जो समस्या है वो पूरी समाधान हो जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।